हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने यह लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक आई बटन में दिया गया है। आई बटन पर जाकर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। नाउ आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है? जब हम कहते हैं कि आपकी जो बीम है, ठीक है, बीम के टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड में हम जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं तब हमारी जो बीम होती है वो बीम कहलाती है आपकी डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, अब डबली रेनफोर्स्ड बीम का यूज़ किन किन कंडीशन में किया जाता है? तो सबसे पहली कंडीशन है कि जब आपका बी और डी फिक्स कर दिया जाए या डी बढ़ाना आपके लिए मुश्किल हो और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है MOR, ठीक है, आपका लेस देन यानी कम होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से, तो उस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग जो आपका कंप्रेशन साइड होती है उसमें भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। नाउ जो नेक्स्ट आपको कहते हैं कंडीशन है, जब खंड पर इसेंट्रिक लोड और शॉक आ रहे हो तो उस केस में हम कहते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम का प्रयोग करेंगे। और जो आपकी थर्ड कंडीशन है वो है आपकी जब लोड व्यवस्था के परिवर्तन के चेंज होने के चांसेस हों या फिर आपका जो स्ट्रेस है और बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, उनके पलटने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम का प्रयोग करते हैं। नाउ ये आपकी एक डबली रेनफोर्स्ड बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। इसमें जो आपका टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट डाला गया है उसको AST से डिनोट किया गया, ठीक है, और जो आपका कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट डाला गया है उसको ASC से डिनोट किया गया, ठीक है। जो आपका कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट दिया गया उसका जो आवरण है, इफेक्टिव कवर है, उसको हमने D- से डिनोट किया है, ठीक है, और जो न्यूट्रल एक्सिस है उसको X से डिनोट किया है, और जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है उसको d से डिनोट किया गया है। नाउ ये आपको कहते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे आपके दो तरीके फोर्सेस वर्क करेंगे। पहला आपका कंक्रीट के द्वारा जो फोर्स है वो बियर किया जा रहा है, C1 से डिनोट किया गया है उसको, ठीक है, और जो वर्क करेगा आपका XY3 पर, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के 1/3 पे वर्क करेगा ऊपरी फाइबर से। और जो आपका सेकंड जो आपका फोर्सेस है जो आपको कहते हैं किसके द्वारा बियर किया जाएगा, जो आपने कंप्रेशन में फोर्सेस डाले हैं, कंप्रेशन में जो आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है उसके द्वारा, ठीक है, वो आपके कहते हैं C2 से डिनोट किए गए। और जो उसकी वर्किंग कंडीशन होगी वो टॉप फाइबर से आपके D- पर होगी, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव कवर पे होगी, ठीक है। जो आपके स्ट्रेस हैं वो आपके टॉप फाइबर पर के सिग्मा CB होंगे और टॉप फाइबर से D- नीचे, यानी कि इफेक्टिव कवर पर आपके जो स्ट्रेस होंगे चारों तरफ जो कंक्रीट पड़ेगी उसमें आपके सिग्मा CB-, यानी कि जो सिग्मा CB है मैक्सिमम कहते हैं स्ट्रेस है उससे कुछ कम होंगे, ठीक है। नाउ जो आपका कंप्रेशन में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया, ठीक है, उसका कंक्रीट के समतुल्य क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कंक्रीट का संपीड़न इस्पात के समतुल्य कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उसमें से आपका जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट उसके एरिया को घटा देंगे तो आपका जो संपीड़न इस्पात है उसका समतुल्य क्षेत्रफल निकल आएगा। नाउ कंक्रीट आपका कैसा आएगा, कंक्रीट आपका फुल्ली इलास्टिक नहीं है, ठीक है, उसमें जो आपके टाइम के साथ
इलास्टिक के साथ साथ आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन और क्रीप भी आती है। इसीलिए जो कंप्रेशन में आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया उस पर आपके स्ट्रेस जो है बढ़ते जाते हैं। इसीलिए IS कोड ने जो मॉडुलर रेशियो है उसकी वैल्यू m ना लेकर के 1.5 m लेने की संशोधित की गई है। ठीक है, तो उसके समतुल्य बदलने के कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1.5 m ASC माइनस ASC करेंगे। ठीक है, और जो आपका इस्पात का समतुल्य क्षेत्रफल है वो 1.5 m माइनस 1 ब्रैकेट में ASC निकल के आ जाएगा ना। जो आपकी एक्चुअल NA है उसका फार्मूला कैसे निकल गया, पहला bx²/2 वो वैसे ही रहेगा, प्लस आपने जो कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट डाला है उसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो उसका जो एरिया था वो कितना था आपका 1.5 m-1 ASC। ठीक है, और जो उसका डिस्टेंस होगी मोमेंट के लिए एरिया की वो कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी टोटल x है। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी x दे रखी है और ये कितना दे रखा है d'। ठीक है, टॉप फाइबर से। तो ना जो आपका रेनफोर्समेंट है उसकी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट के जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई x माइनस d'। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो bx²/2 प्लस 1.5 m-1 ASC x माइनस d' इजिकल टू m AST ब्रैकेट में d माइनस एक्स। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आपका जो कंप्रेशन साइड है उसमें जो आपका मोमेंट का एरिया होगा ये आपका सिंगली का रहेगा। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम का, और जो आपने एक्स्ट्रा कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसके लिए आपका कहते हैं जो फोर्सेस होंगे आपके 1.5 m-1 ASC आपका एरिया हो गया। ठीक है, और जो चारों तरफ कंक्रीट पड़ी है उसमें जो आपकी स्ट्रेस है वो आपके सिग्मा CV डैश है। तो ये आपके फोर्सेस निकल आए, और जो उत्तोलक भुजा होगी वो आपकी कितनी होगी यहाँ पे, ये है आपका C2। ठीक है, यहाँ पे आपका कहते हैं d' पे वर्क कर रहा है। ये जो टोटल हाइट है वो आपकी d है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी t, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी होगी d माइनस d'। ठीक है, तो आपको जो फार्मूला बन के आ जाएगा bx सिग्मा CV/2 d माइनस x/3 प्लस 1.5 m-1 ASC सिग्मा CV डैश d माइनस d'। ठीक है, नाउ सिग्मा CV डैश की वैल्यू के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये आपको जो कंप्रेशन साइड है उसका उस साइड का कहते हैं आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया। ठीक है, टॉप फाइबर पर आपके सिग्मा CV स्ट्रेस होंगे, और जब हम जो आपकी जहाँ पर आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है d', जब हम उस डिस्टेंस पे आते हैं तो वहाँ पर आपका क्या है जो स्ट्रेस है वो आपके कुछ कम होंगे, मान लिया सिग्मा CV डैश है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपकी न्यूट्रल एक्सिस तक की वो आपकी x है। ठीक है, और जो d' के बाद जो आपकी डिस्टेंस बचेगी वो आपकी क्या बचेगी x माइनस d'। नाउ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा करके हम सिग्मा CV डैश निकाल लेंगे। तो आपको सिग्मा CV डैश कितना आएगा, सिग्मा CV डैश इजिकल टू सिग्मा CV ब्रैकेट में x माइनस d' डिवाइडेड बाई x। ये आपका सिग्मा CV डैश निकल के आ जाएगा। नाउ MR के सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। तो MR का जो यहाँ पे सेकंड फार्मूला होगा वो होगा MR इजिकल टू सिग्मा ST AST ब्रैकेट में d माइनस बाई। ठीक है, बाई क्या होगा, अगर हम कहते हैं जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसको अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे आपका
टी फोर्सेस है यानी टेंसाइल फोर्स वर्क कर रहा है, यहाँ पर आपको क्या आएगा C2 और C1 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका टेंसाइल फोर्स है वो कंप्रेशन फोर्सेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी क्या आएगा कि जो आपका हम जब उत्तोलक भुजा निकालेंगे तो ये उत्तोलक भुजा क्या होगी, वो यहाँ पे कुछ सेंटर में होगी, इसके बीच में कहीं जाके लग रहा होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले C1 निकालेंगे एंड देन C2 निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो बीच की जो इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, मिड पॉइंट है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो C1 आपका क्या होगा, C1 होगा आपका BX सिग्मा CB/2। ठीक है, और जो C2 होगा वो आपका कितना होगा 1.5 M-1 ब्रैकेट में ASC सिग्मा CB डैश। ना C1 C2 निकालने के बाद हम इसमें आपके Y1 Y2 निकालेंगे। तो Y1 Y2 क्या होंगे आपके, ठीक है, ये आपका C2 है, ये आपका C1 है। ठीक है, इसमें आपका C1 के लिए आपका Y1 क्या होगा, आपका Y1 होगा आपका XY3। ठीक है, और Y2 की बात करें तो ये क्या है आपका D डैश। सारी वैल्यूज़ को पुटअप करके हम Y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ना जो आपके फॉर्मूले थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। जो आपके W1043 में उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी जो प्रॉब्लम है वो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आपको गिवन रहेगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में, आपको सेक्शन गिवन रहेगा BD। ठीक है, और सिग्मा CB गिवन रहेगा, सिग्मा ST गिवन रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें AST एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन और टेंशन साइड वो आपको गिवन रहेगा। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल एनए निकालेंगे। क्रिटिकल एनए का फॉर्मूला होगा आपका M सिग्मा CBD अपॉन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअल एनए निकालेंगे। ठीक है, एक्चुअल एनए का फॉर्मूला क्या होगा आपका BX²/2 प्लस 1.5 M-1 ASC x माइनस D डैश इजकल टू MAST D माइनस एक्स। ठीक है, नाउ XA और XC यानी कि क्रिटिकल एनए और एक्चुअल एनए निकालने के बाद हम लोग उनका कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे कि हमारा जो सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, बैलेंस के लिए आपका जो XA है वो आपका XC के बराबर होगा। ठीक है, और जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन जो बनेगी आपका है XA यानी कि एक्चुअल एनए आपकी ग्रेटर देन होगा XC से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए तो उसकी जो कंडीशन बनेगी वो आपकी XA इज़ लेस देन XC। नाउ जब आपको कहते हैं सेक्शन के बारे में पता लग जाए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपको कहते हैं सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो उस केस में आप BX सिग्मा CB/2 D माइनस XY3 प्लस के 1.5 M-1 ESC सिग्मा CB डैश D माइनस D डैश का फॉर्मूला लगा करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ अगर आपका बैलेंस सेक्शन है तो उस केस में आप MR का फॉर्मूला लगाइए। दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला लगा करके आप जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है, तो उस केस में आप MR इजकल टू सिग्मा ST AST D माइनस वाई ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप कह देंगे MR इजकल टू BX सिग्मा CB1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में D माइनस XY3 प्लस 1.5 M-1 ASC सिग्मा CB डैश D माइनस D डैश का फॉर्मूला लगा करके आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सिग्मा CB1 लिखा है वो इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि जिस टाइम आपका सेक्शन फेल हो रहा होगा उस टाइम पे उसमें जो आपके स्ट्रेस हैं वो सिग्मा CB से कम होंगे। ठीक है,
क्योंकि आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन में आपका जो सेक्शन है या जो बीम है वो आपकी किस में फेल होती है, रेनफोर्समेंट में फेल होती है, यानी कि सिग्मा एस टी में फेल होती है ये, ठीक है। तो सिग्मा एस टी में फेल हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेस है यानी कि जो यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका फुल्ली, वो किसका हो रहेगा, जो आपने इस्पात डाला है उसमें क्या उसका फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है। और जो आपकी कंक्रीट है वो अपने पूरे स्ट्रेस को वेयर नहीं कर पा रही है। कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए आपका जो सिग्मा सी भी आपने कहते हैं यूज़ किया था वो आपका 5 मेगा पास्कल का था, और सिग्मा एस टी आपका सिग्मा एस टी जो था आपका सिग्मा सी भी 5 और सिग्मा एस टी आपका 140 था, ठीक है। नाउ जब फेलिंग की कंडीशन आएगी तब आपकी जो स्टील होगी उसमें आपके 140 मेगा पास्कल उत्पन्न हो चुके होंगे, लेकिन आपकी जो कंक्रीट होगी उसमें 5 मेगा पास्कल नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लिखा आएगा आपको सिग्मा सी वी 1, यानी कि ये जो स्ट्रेस हैं कंक्रीट में वो आपके सिग्मा सी वी से कुछ कम होंगे, ठीक है। उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे किसके थ्रू, एम सिग्मा सी वी 1 इजिकल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स से हम कहते हैं सिग्मा सी वी 1 कैलकुलेट करेंगे। देन सिग्मा सी वी 1 के अकॉर्डिंग हम सिग्मा सी वी डैश कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा सी वी डैश क्या होगा आपका, सिग्मा सी वी 1 एक्स माइनस डी डैश अपॉन एक्स, ठीक है। नाउ इसके बाद आपके क्या है, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में पर यूनिट लेंथ में लोड पूछ रहा है तो आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर रखना होगा, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर रख करके हम क्या होगा, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपको एक आरसीसी सेक्शन है, उसका जो सेक्शन है वो आपको 300 इंटू 600 में इफेक्टिव दे रखा है। उसमें 16 mm 5 की आपकी 4 छड़ें टेंशन में और 16 mm 5 की आपकी 3 छड़ें कंप्रेशन में डाली गई हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। सिग्मा सी भी आपको 7 दे रखा है, सिग्मा एस टी 230 मेगा पास्कल दे रखा है, स्मॉल एम आपका 13 दे रखा है, और जो इफेक्टिव कवर है वो आपका 50 mm दे रखा है। नाउ सबसे पहले हम ESC और EST को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। EST आपका क्या होगा कि 16 mm 5 की आपकी 4 छड़ें डाली गई हैं, ठीक है। तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर कीजिए, आपका जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है टेंशन साइड में वो आपका 804 आ जाएगा। इसी तरीके से आप ESC कैलकुलेट कर लेंगे 3 बार के लिए, उसकी वैल्यू आपको 603 आएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको गिवन दे रखी हैं उनको लिख लीजिएगा। नाउ अब अपने स्टेप पे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है आपकी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का कैलकुलेट करना। तो एम सिग्मा सी वी डी अपॉन एम सिग्मा सी वी प्लस सिग्मा एस टी का फॉर्मूला लगाइए, और जो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ जब आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकल आएगी उसके बाद आप एक्चुअल एन ए को निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअल एन ए का फॉर्मूला रखिए bx²/2 प्लस 1.5 m माइनस 1 ESC x माइनस डी डैश इजिकल टू एम EST d माइनस डी डैश, ठीक है। इसमें क्या देंगे, b की, m की, ESC EST d और d डैश की वैल्यू पुटअप कीजिए। पुटअप करने के बाद जो आपका एक्चुअल एन ए है वो आपका 153 निकल के आ जाएगा। एक्स सी आपका कितना आएगा 170 और एक्स से आपको कितना निकल के आया 153, ठीक है। यानी कि एक्स ए इज़ लेस देन एक्स सी है, ठीक है। डैट मीन्स आपका जो सेक्शन है वो कैसा आएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो इस केस में आप क्या करेंगे, सिग्मा सी वी 1 निकालेंगे और सिग्मा सी वी डैश सिग्मा सी वी 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा सी वी 1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा सी वी 1 क्या था आपका एम सिग्मा सी वी 1 अपॉन सिग्मा एस टी एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ठीक है। इसमें एम की वैल्यू रखिए,
सिग्मा एस टी की वैल्यू आपको 230 दे रखी है, उसको पुटअप कीजिए। ठीक है, एक्स आपकी जो एक्चुअल यानी का निकल के आई थी 153 mm, उसको पुटअप कीजिए। डी आपका दे रखा है 600 mm, उसको पुटअप कीजिए। और जो आपकी सिग्मा सी बी की वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी 6.07 मेगापास्कल निकल के आ जाएगी ना। उसी के अकॉर्डिंग आप सिग्मा सी बी डैश को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा सी बी डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कितनी होगी 4.09 मेगापास्कल। ना जब आपकी ये सारी चीज़ निकल आएंगी उसके बाद क्या आएगा, जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, बी एक्स सिग्मा सी बी 1/2 डी माइनस एक्स बाई 3 प्लस के 1.5 एम माइनस 1 ई एस सी डी माइनस डी डैश। सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे, आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपको क्या है 101.67 किलो न्यूटन मीटर निकल के आ जाएगा। यदि आपसे कहते हैं जो बीम है उसके द्वारा वियर किया जाने वाला टोटल लोड या सुरक्षित संवितरित भार सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कि आपका जो मूवमेंट है मैक्सिमम मूवमेंट है उसको हम इक्वल रख देंगे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो आपका जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो आपका WL²/8 होगा। इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो आपका जो टोटल लोड है वो आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 22.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब आपसे क्या देंगे सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछा गया है, तो क्या करेंगे उसमें से जो आपका टोटल लोड निकल के आएगा उसमें से हम क्या आएगा जो बीम है उसका सेल्फ वेट को हम घटा देंगे। ठीक है, तो सेल्फ वेट को किस तरीके से घटाएंगे, जो आपका सेल्फ वेट है वो पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल के घटाया जाएगा। तो ये आपका टोटल लोड -1 इंटू 0.6 1 इंटू 0.6 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुटअप करके जो हम कहते हैं सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपके 17.73 किलो न्यूटन पर मीटर आपकी जो सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है ना, जबकि सेकेंड टाइप प्रॉब्लम है वो है आपकी सिग्मा सी बी सिग्मा एस टी को कैलकुलेट करना। ठीक है, यानी कि जो आपके कंक्रीट और जो स्टील है आपने कहते हैं प्रोवाइड कराइएगी सेक्शन में, उसमें डेवलप होने वाले आपके जो स्टेट्स हैं उनको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्चुअल एन ए को कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल एन ए का फॉर्मूला लगाइए bx²/2 प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी एक्स माइनस डी डैश इजकल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। यहाँ से आप एक्चुअल एन ए को कैलकुलेट कीजिए। नाउ सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे सिग्मा सी वी डैश कैलकुलेट करेंगे, वो भी किसकी फॉर्म में सिग्मा सी वी की फॉर्म में। ठीक है, तो आपका सिग्मा सी वी डैश का जो फॉर्मूला है सिग्मा सी वी इजकल टू सिग्मा सी वी ब्रैकेट में एक्स माइनस डी डैश अपॉन एक्स। यहाँ पे सिग्मा सी वी की वैल्यू आपको पुटअप नहीं करनी है क्योंकि आपको नहीं दे रखी है, आपको कैलकुलेट करनी है। एक्स आपने कहते हैं एक्चुअल एन निकाल रखा है, डी डैश आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, इस वैल्यू को पुटअप करके आप सिग्मा सी वी की डैश की जो वैल्यू है वो सिग्मा सी वी की टर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ जो आपका सिग्मा सी वी डैश कैलकुलेट करने के बाद हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपका नहीं दे रखा है तो, अगर दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। m इक्वल टू हो जाएगा WL²/8। ठीक है, लोड और आपको स्पैन आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा। यहाँ से आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद आप जो कंक्रीट और स्टील में जो स्ट्रेस है उनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले MR इक्वल टू BX सिग्मा सी वी/2 D माइनस एक्स बाई 3
1.5 m-1 ASC सिग्मा CV डैश D माइनस D डैश। ठीक है, यहाँ पर आपको जो B की वैल्यू दे रखी है उसको रखना है, x जो आपने एक्चुअल एन की वैल्यू निकाली है उसको पुटअप कीजिए, सिग्मा CV को यूँ ही छोड़ दीजिए, D आपको गिवन रहेगा, x आप निकाल चुके हैं, m आपको गिवन रहेगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद और जो सिग्मा CV डैश की जो वैल्यू है वो आप सिग्मा CV की फॉर्म में जो आपने निकाली थी स्टेप सेकंड में उसको पुटअप करेंगे। अब पुटअप करने के बाद हम क्या आएगा सिग्मा CV की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा CV वैल्यू आने के बाद सिग्मा CV डैश की वैल्यू जो स्टेप सेकंड से प्राप्त हुई होगी उससे क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा CV डैश निकालने के बाद सिग्मा ST की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप m सिग्मा CV अपॉन सिग्मा ST इजकल टू x अपॉन D माइनस एक्स का फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ से आप कहते हैं सिग्मा ST की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ जो आपके रेनफोर्समेंट कंप्रेशन में प्रोवाइड कराया है उसकी कहते हैं वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 1.5 m सिग्मा CV डैश से मल्टीप्लाई करके सिग्मा SC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी। ठीक है, नाउ अब इसे क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। नाउ एक आपकी डबली रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन का जो साइज़ है वो आपको आएगा 250 इंटू 450 mm इफेक्टिव दे रखा है। ठीक है, इसमें आपकी 20 mm फाई की आपकी 4 छड़ें टेंशन में और 20 mm फाई की आपकी 2 छड़ें कंप्रेशन में डाली गई हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कहते हैं 55 किलोमीटर मीटर दे रखा है। कंक्रीट और इस्पात में उत्पन्न मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने हैं। स्मॉल एम आपका 18 दे रखा है। ठीक है, और जो इफेक्टिव कवर है वो आपका 40 mm दे रखा है ना। जो चीज़ आपको गिवन है वो हम एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद आपके क्या आएगा स्टेप फर्स्ट कहती है आपकी एक्चुअल एन ए कैलकुलेट करने की, तो हम एक्चुअल एन ए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल एन ए का फॉर्मूला रखेंगे bx²/2 प्लस के 1.5 m-1 ब्रैकेट में ASC D माइनस डी एक्स माइनस डी डैश इजकल टू MAST D माइनस एक्स। ठीक है, एक्चुअल एन ए का फॉर्मूला रख करके हम लोग एक्चुअल एन ए को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो आपकी एक्चुअल एन ए आएगी वो आपकी आ रही है इसमें 177 mm आ रही है। नाउ सिग्मा CV डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा CV की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपको x आपने 177 निकाल लिया। ठीक है, D डैश आपका 40 दे रखा है अपॉन 177 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा CV की वो 0.78 सिग्मा CV आ जाएगी। नाउ स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम कि अब आपको मैक्सिमम बेंड मोमेंट निकालना नहीं है क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 55 किलोमीटर मीटर, तो हम डायरेक्टली क्या आएगा आपके कंक्रीट और स्टील में जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या है आपका MR का फॉर्मूला रखेंगे BX सिग्मा CV/2 D माइनस x/3 प्लस 1.5 m-1 ASC सिग्मा CV डैश D माइनस D डैश। यहाँ पे B की वैल्यू पुटअप कीजिए, x की वैल्यू जो आपने 177 निकाली उसको पुटअप कीजिए, सिग्मा CV आपको निकालना है। ठीक है, D आपको दे रखा है, x आप कैलकुलेट कर चुके हैं, m आपको 18 दे रखा है, ASC आपको दे रखा है 20 mm फाई की 2 छड़ें। ठीक है, सिग्मा CV डैश आपने क्या था सिग्मा CV की फॉर्म में निकाल रखा था 0.78 सिग्मा CV। ठीक है, सिग्मा CV डैश की जो वैल्यू निकल के आई थी उसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे। D और D डैश आपको दे रखे हैं, सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ से आपको क्या है सिग्मा CV की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 3.97। ठीक है, उसी के थ्रू हम सिग्मा CV डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 3.97 मल्टीप्लाई बाई 0.78 यहाँ से आपको सिग्मा CV डैश 3.09 मेगापास्कल निकल आएगा। उसके बाद सिग्मा ST की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, m सिग्मा CV अपॉन सिग्मा ST इजिकल टू x अपॉन D माइनस एक्स से। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सिग्मा ST की आपकी आएगी 110.2 मेगापास्कल। ठीक है, उसके बाद जो आपका कंप्रेशन में हमने इस्पात डाला है उसमें क्या देंगे स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा आपका 1.5 m सिग्मा CV डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके स्ट्रेस निकल के आएंगे उसमें 83.6 मेगापास्कल कैलकुलेट होकर के आ जाए ना। जो थर्ड टाइप प्रॉब्लम है उसमें आपको कंप्रेशन टेंशन में जो रेनफोर्समेंट है प्रोवाइड कराएंगे आप उसके एरिया को कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहते हैं
सेक्शन आपका गिवन रहेगा तो आपको बी और डी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। नाउ सबसे पहले हम क्रिटिकल एन कैलकुलेट करेंगे एम सिग्मा सी वी डी अपॉन एम सिग्मा सी वी प्लस सिग्मा एस टी से। ठीक है। फिर सिग्मा सी वी टेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा सी वी टेस्ट इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा सी वी ब्रैकेट में एक्स माइनस डी डेक्स अपॉन एक्स। ठीक है। उसके बाद आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। यदि नहीं दे रखा है तो, दे रखा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एएससी कैलकुलेट करेंगे कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड कितना प्रोवाइड कराना है। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जो आपका एमआर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम में, वो आता है आपका बी एक्स सिग्मा सी वी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1.5 एम माइनस 1 एएससी सिग्मा सी वी डैश डी माइनस डी डैश। ठीक है। ये फार्मूला आपका सिंगली का होता है। ठीक है। और ये वाला आपका क्या आएगा, ऐड किया गया है डब्ल्यू में। ठीक है। ये आपका कंक्रीट के थ्रू है और ये आपको क्या आएगा, जो कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड की गई है उसके थ्रू है। ठीक है। नाउ ये जो आपको कहते हैं एक्स्ट्रा जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया वो किसके लिए है, वो इसके थ्रू प्रोवाइड किया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने मूवमेंट कैलकुलेट किया जाएगा सिंगली का। ठीक है। उस मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है उसमें से घटा करके जिस मूवमेंट के लिए हमें ये रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो आपने M1 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद M2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसमें से M1 घटा देंगे। ठीक है। ये जो M2 होगा, इसी M2 के लिए आपको जो एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट है कंप्रेशन साइड में वो आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है। जब M2 निकल आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका 1.5 M माइनस 1 ASC सिग्मा सी वी डैश डी माइनस डी डैश। ठीक है। यहाँ से आपको कहते हैं M की वैल्यू आपको पता होगी, सिग्मा सी वी डैश आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डी भी आपको पता है, डी डैश भी पता होगा। सारी वैल्यू को पुटअप कीजिएगा, ASC को आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट यानी कि AST। ठीक है। तो AST क्या है आपका, दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा टेंशन में, सिंगली के लिए भी यानी कि M1 के लिए भी और M2 के लिए भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो AST1 और AST2 आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट के लिए यानी कि सिंगली के और डबल के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। और उनको जोड़ देंगे तो आपका टोटल AST कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है ना। जो आपका AST1 का फॉर्मूला है वो है आपका M1 अपॉन सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है। यहाँ से AST1 निकल आएगा। AST2 के लिए आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो M2 डिवाइडेड बाई सिग्मा एस सी डी माइनस डी डैश। ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, यहाँ से आपका AST2 निकल आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल AST कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नाउ नंबर ऑफ वार के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल AST है उसको एरिया ऑफ वन वार से कहते हैं डिवाइडेड करके नंबर ऑफ वार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एरिया ऑफ वन वार के लिए क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि 20 mm की, 22 mm की या 24 mm की, जो भी कहते हैं आप नंबर ऑफ वार यूज़ करना चाहते हैं उसको एज्यूम करके, उसके बाद उसका क्या एक छड़ का एरिया यानी कि 20 mm की अगर आप यूज़ करें तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर करके तो आपका नंबर एक बार का क्षेत्रफल है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। नाउ अब इनके स्टेप को हम किसके आएगा, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है। नाउ आपका जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि एक डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है जिसका साइज आपका 200 इंटू 350 mm इफेक्टिव है। ठीक है। इस पर आपका जो धरन है उस पर कहते हैं आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका आ रहा है 24 किलोन्यूटन मीटर का। ठीक है। आपको क्या है, प्रॉब्लम इस बात की मात्रा को कैलकुलेट करना है। ठीक है। सिग्मा सी भी आपका 5 दे रखा है, सिग्मा एस टी आपका 140 और स्मॉल एम इक्वल टू कितना दे रखा है 18। ठीक है। नाउ आपका इसमें कहते हैं डी डैश नहीं दे रखा है यानी कि इफेक्टिव कवर नहीं दे रखा है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 40 mm का हम इफेक्टिव कवर लेके चल रहे हैं। ठीक है।
ना सबसे पहले हम क्रिटिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एम सिग्मा सी बी डी अपॉन एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। यहाँ पे एम की, सिग्मा सी बी की और डी की जो वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका एक्स सी निकल के आएगा, वो 136 mm निकल के आएगा। उसके बाद सिग्मा सी बी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सिग्मा सी बी डैश के जो फॉर्मूला होता है सिग्मा सी बी एक्स माइनस डी डैश अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स आपने कहते हैं 136 mm निकाल लिया है, डी डैश आपने 40 mm एज्यूम कर रखा है, ठीक है। सिग्मा सी बी आपका 5 दे रखा है। सारी वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे सिग्मा सी बी डैश आपको कितना निकल आएगा 3.53 मेगा पास्कल। नाउ उसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए, यानी कि M1 कैलकुलेट करेंगे। तो M1 क्या होगा bx² / 2 सिग्मा सी बी ब्रैकेट में d - x/3। यहाँ पे बी एक्स सिग्मा सी बी डी की वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 20.83 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ अब AC कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या आएगा M2 निकालना होगा। तो जब आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे रखा है उसमें से हम क्या करेंगे, जो अपने सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए मोमेंट निकाला है उसको घटा देंगे, तो आपका क्या आएगा M2 कैलकुलेट होकर जाएगा, जिसके लिए आपको क्या आएगा AC कैलकुलेट करना है। नाउ जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था वो आपका 24 किलोमीटर मीटर, ठीक है। उसमें से 20.83 किलोमीटर मीटर घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 3.175 किलोमीटर मीटर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी M2 की, ठीक है। नाउ यहाँ से AC कैलकुलेट करेंगे, M2 का फार्मूला रखेंगे। M2 इक्वल टू क्या था आपका 1.5 M-1 ASC सिग्मा सी बी डैश डी माइनस डी डैश। वैल्यू को पुटअप करेंगे सारी को, M2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, M की, सिग्मा सी बी डैश की, D और D डैश की। यहाँ से आपको क्या AC कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। सिग्मा SC कैलकुलेट होने के बाद हम सिग्मा ST निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले सिग्मा ST1 निकालेंगे, देन उसके बाद सिग्मा ST2 निकालेंगे। तो सिग्मा ST1 का फार्मूला क्या था आपका M1 अपॉन सिग्मा ST d - x/3, ठीक है। M1 आपने निकाल चुके हैं 20.83 × 10⁶, ठीक है। सिग्मा ST आपको 140 गिवन है, D आपका 350 गिवन है, X आप कैलकुलेट कर चुके हैं 136। सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे, आपका जो ST1 है वो 489 mm² कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नाउ ST2 के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे M2 इसका डिवाइडेड बाई सिग्मा SC d - d डैश। M2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 3.175 × 10⁶, ठीक है। और सिग्मा SC आपका 140 और D आपका कितना 350 है, ठीक है। -40 के रख करके आप क्या ST2 73 mm² कैलकुलेट कर लेंगे। ना टोटल ST के लिए दोनों ST को जोड़ देंगे तो आपका जो टोटल ST है वो आपका कितना आएगा 562 mm² कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ना जो सिग्मा SC की जो वैल्यू है और जो सिग्मा ST की वैल्यू है, अगर आप दोनों ही कहते हैं कंप्रेशन और टेंशन में सेम ग्रेड के स्टील यूज़ कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। और अगर अलग अलग ग्रेड की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन में अलग ग्रेड, टेंशन में अलग ग्रेड की कहते हैं स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो सिग्मा SC सिग्मा ST की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।